नमस्कार, आप सभी का रुकिए स्वागत रुकिए है। रुकिए, आज मैं शुरू करूं? ओके, प्लीज शुरू कीजिए। तो आज टर्माटॉकीज के इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में जो सौरभ जी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो सीरियसली? हाँ, तो आज आप बताइए, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए है तो ऑडियंस से ही पूछते हैं। वैसे बहुत बहुत इम्प्रॉम्प्टू और अच्छा इम्प्रोवाइजेशन था डॉक्टर नेहा। सीरियसली मेरी जो हमेशा की प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। मैं हमेशा से बहुत डरता हूँ और जब भी हेयर फॉल बढ़ता है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो यस, हेयर फॉल। ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। हमारे क्लिनिक में आने 80% ऑफ द लोगों का मेन कंसर्न हेयर है, या हेयर फॉल या डैंड्रफ या इचिंग या हेयर थिनिंग या हेयर ग्रेइंग होना। इट इज़ ऑल अराउंड हेयर। सो आज हम लोग हेयर पे चर्चा करते हैं। सो आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? तो डॉक्टर नेहा, स्पेसिफिकली हम हेयर फॉल पर बात करेंगे या हेयर पर, क्योंकि हेयर अगर हम करेंगे तो आज बहुत उन सब वाइड है। चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओह, आज मेरा दिन है। आज आपका। तो ladies and gentlemen, get set to get the answers of a lot of those questions which are going in and around your mind. Today we would be talking on the hair fall and different aspects which leads to the hair fall in the Dermatalkies with none other than Dr. Neha Shah. तो आज की इस एपिसोड की शुरुआत में, जैसे डॉक्टर साहब ने आज खुद ही शुरुआत कर दिया है, तो डॉक्टर साहब मैं फिर ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ बताइए, हेयर फॉल को लेके इंडिया जैसे एक देश में जहाँ हर रीजन में माँ के मालिश और चंपी करने का तरीका बदल जाता है, तेल पर बिलीफ बदल जाता है, तेल भी और बदल जाते तेल हैं। भी बदल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे डाइवर्स देश में हेयर फॉल को लेके मिथ ज़्यादा है या सच में हेयर फॉल ज़्यादा है? एक्चुअली दोनों। मिथ भी उतने ही ज़्यादा हैं जितना हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। और हेयर फॉल का प्रॉब्लम बेसिकली मेनली अगर आप कहें तो न्यूट्रिशनल ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ वी लिविंग इन अ कंट्री विद डाइवर्स फूड हैबिट्स और विथ इमेंस सन एक्सपोजर। तो विटामिन B12 और विटामिन D3 डिफिशिएंसी एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि हेयर फॉल इंडियन पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। ओके, जो कि मतलब चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात है, स्पेशली टीनेजर्स में जो हेयर फॉल हो रही है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल है। आजकल लोग अच्छा खा भी रहे हैं तो वो न्यूट्रिशनल डेंस फूड नहीं ले रहे। इफ़ दे आर इवन ईटिंग होम कुक्ड फूड, तो जितना न्यूट्रिशन उनको खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्लस विटामिन D3 लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। लोगों का एसी में रहना ज़्यादा हो गया है। धूप में जाते हैं तो मिड डे सन में जाते हैं, सुबह कोई उठना नहीं चाहता। तो जो धूप की किरणें आपको विटामिन D3 बनाती है अर्ली मॉर्निंग सनराइज में, कोई जाता नहीं है। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, सर्काडियन रिदम चेंज हो रही है। लोग देर से सो रहे हैं, देर जग रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक ही जो शिफ्ट हो जा रही है, जो नहीं हो सकती क्योंकि सूरज तो उसी समय निकल रहा है। बिल्कुल। वो तो 12 बजे नहीं निकल रहा है। तो उससे जितनी चीज़ें हैं पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल चेंज, जो एक बहुत बड़ा मेजर कारण है हेयर फॉल का, इंक्लूडिंग योर्स। आई एग्री। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडिया इंडिया के ट्रेडिशंस, इंडिया की लाइफस्टाइल को पूरी दुनिया उसका अनुकरण करती है। जी, और हम ही उसको छोड़ते जा रहे हम हैं। उसको छोड़ते जा रहे हैं। और मेडिकल साइंस, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली साइंस टू अंडरस्टैंड कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है, क्यों सुबह उठकर योग करने के लिए कहा जाता है कि आपके मसल्स का वो एक्सपेंशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स में आए, आपके बोन काम करना शुरू करें, आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू एक बार जगाते हैं कि जागो मोहन प्यारे, काइंड ऑफ। एंड देन डेफिनेटली गेटिंग दैट फर्स्ट सनबीम जो आपका सनराइज के टाइम पे आपको मिलता है, थोड़ी देर उस सूरज की रोशनी में नहाना, जिसे ओरिजिनली सन बाथ कहते हैं। और इन सब का कितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टाइमली खाना, टाइमली सोना, इन सब पर पूरी की पूरी जिंदगी एक अलग हमारी अलग निर्भर टॉप करती एक है। अलग अलग हम लोग बातचीत कर सकते हैं एक एक चीज़ पे, एक 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 चीज़ पर एपिसोड। बात कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये। बहरहाल ये समझना बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग जो इसलिए परेशान हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो पहला सल्यूशन जो डॉक्टर साहब ने कहा, प्लीज़ चेक
आप कितने बजे उठते हैं, प्लीज़ चेक आप वॉक पे जाते हैं या नहीं, प्लीज़ चेक सुबह उठने के बाद आपको विटामिन डी का जो सोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है, वो सनलाइट है, वो मिल रहा है या नहीं, आपके डाइट की टाइमिंग क्या है, और आप सोने कितने बजे जा रहे हैं। एटलीस्ट ये चेक करने के बाद आप खुद को स्कैन करके बता सकते हैं कि आपके साथ जो ये बवाल हो रहा है उसके आप हकदार हैं या नहीं, है ना। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास हम सॉल्यूशंस मेडिकेशन के थ्रू भी चाहेंगे कि लोगों को मिले। ये जो हेयर फॉल है, इसका कोई बहुत एज स्पेसिफिक भी है क्या, कि इस एज में बहुत ज़्यादा होता है हेयर फॉल, अचानक से लोगों को ये ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है अचानक से। देखिए हेयर फॉल होता क्या है, हमारा बेसिकली हमारा जो हेयर है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस में रहता है, जिसमें 3 फेजेस होते हैं। एक एनाजिन ग्रोइंग फेज, फिर एक कैटाजिन जिसको हम लोग स्टेबल फेज बोलते हैं, और एक टीलोजिन मतलब शेडिंग फेज। तो नॉर्मली आपके रोज बाल थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। जब एनाजिन फेज कम हो जाता है और टीलोजिन फेज बढ़ जाता है, मतलब आपके बाल कम ग्रो कर रहे हैं, गिर ज़्यादा रहे हैं, तब उसको हम लोग हेयर फॉल कहते हैं। ओके। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 50 से 100 बाल रोज गिरना भी नॉर्मल है, अगर आपकी ग्रोथ नॉर्मल है तो। अगर आपकी ग्रोथ नॉर्मल है, अगर आपको नए हेयर्स दिख रहे हैं, न्यू हेयर्स अगर आ रहे हैं, तो इतने बाल भी रोज गिर रहे हैं, तो इट इज़ नॉर्मल। व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल इज कि बाल तो गिर रहे हैं पर बाल आ नहीं रहे हैं। तो अगर बाल गिर रहे हैं तो फिर वो 25-30 बाल भी गिर रहे हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, देन दैट लीड्स टू डिक्रीज इन हेयर वॉल्यूम। ओके। तो वो गड़बड़ है। तो आपने पूछा कि एज क्या होती है जिसमें बहुत ज़्यादा, वो ब्रैकेट कौन सा है जिसमें अति का जनरली hair हम fall? लोग देखते हैं कि 14 ईयर्स से 30 ईयर्स तक इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इट इज़ मेनली न्यूट्रिशनल टेलोजन एफ्लूवियम, जिसको हम लोग डिफ्यूज़ हेयर लॉस कहते हैं। वो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, तो इस एज में ज़्यादा होता है। बाकी जो जेनेटिक बालनेस है या जेनेटिक हेयर लॉस है, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, वो धीमे धीमे ग्रेजुअली 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स, और फिर जब 30s-40s में इंसान जाता है तो वो बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें भी देखा गया ट्रेंड कि जब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनको बाल कम हैं या वो बाल हैं, तो पहले लोग 40-50 ईयर्स में हेयर लूज़ करते थे, अब 20 साल का बच्चा अभी से बाल लूज़ करने लग रहा है इसके अगर पेरेंट्स। एग्जैक्टली। तो इट इज़ नॉट जस्ट द जेनेटिक्स, दिस इज ऑल्सो व्हाट यू आर टेकिंग इन, द Yeah. पॉल्यूटेंट्स, द स्ट्रेस, द न्यूट्रिशन, द लैक ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली। जो धूल में हेलमेट लगा के जो जाना, आई थिंक बस वो भी वो सब भी पार्टिकुलेट मैटर्स भी वो आपको आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे मैंने हैं। ये सवाल इसलिए पूछा डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो हर रोज़ बाइक चलाते हैं और हेलमेट लगाते हैं, तो हेलमेट के साथ वो जो पसीना, वो जो मॉइस्चर हो जाता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो हो जाता है, वो फिर डैंड्रफ को लीड करता है, और फिर वो hair बिल्डअप को लीड करता है, फिर वो हेयर उससे वीक होने लगते हैं, और फिर इवेंचुअली हेयर लॉस होता है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, विमेन भी हैं, वर्किंग विमेन, दे आर गोइंग आउट विद द एक्टिवा एंड बुलेट्स एंड ऑल। तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये सवाल उनकी तरफ से है एक तरीके से, उनको बेसिकली कैसे अपने इस चीज़ पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे कि उनका हेयर फॉल या हेयर ब्रेकडाउन जो है वो एक्सेस ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू मी जो हमको लगता है कि इंडिया में जो है नॉर्मली हम लोग का जो हेयर बाथिंग रिचुअल है ना, इट इज़ संडे संडे, लेकिन विच इज़ वेरी लेस। मतलब आपके अगर आप नहाते 7 दिन हो तो आप बाल को एक दिन क्यों नहलाते हो? तो इट शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। You mean to say washing the hair, Washing the shampooing the hair, shampooing the hair should be twice or thrice a week. and like that should only be the time when you wash your hair, like you put water in your hair, is it? No, I mean shampooing. Shampooing should be twice a week at least. Okay. If you are somebody who is more prone to dirt, dust, sweating, then thrice a week. जिन लोगों के थोड़े लंबे बाल होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो वो हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर धोए। जैसे आप लोग हैं मेल्स who are going out every day can wash with water daily and can use shampoo thrice a week. Okay. हो क्या रहा है, लोग सिर्फ एक बार हफ्ते में बाल धोते हैं, जिससे गंदगी, बिल्डअप, खुजली सब उसमें आ जाती तो है। एक तो ये है कि रेगुलर आप जब नहा रहे हैं तो आप बाल यूजुअल पानी से हर रोज धोइए, और शैम्पू तो 2 बार तो कीजिए ही हफ्ते में।
इसके अलावा डॉक्टर साहब आप इसके क्या अलावा मुझे लगता है कि जब आप हेलमेट पहनते हैं तो यूज़ अ कॉटन कवरिंग अंडर इट, ओके या कॉटन कैप, या कॉटन क्लॉथ, या आप अपने हेलमेट को जो कि बार बार उससे एक्सपोज है, या तो उसकी हाइजीन का कुछ कर सके, क्योंकि वो धो सैनिटाइज नहीं कर सकते, सकते हैं आप क्या? सैनिटाइज कर सकते हैं, आप धूप में रख सकते हैं। हम्म, हर चीज़ में केमिकल क्यों लाना, आप धूप में रख दो। ओके, वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया गाइस। मतलब सीधी सीधी बात है कि आप धूप सेकें या ना सेकें, हेलमेट को रख दीजिए, वो धूप जरूर सेक लेना चाहिए। दोपहर वाली धूप जिसको वो दिखाई जा सकती है, वो हेलमेट तो है, जर्म्स मर सकते हैं उससे। क्योंकि आप क्या करते हैं, उतारते हैं डिक्की में रख देते हैं, करेक्ट। तो वो जर्म्स ही है ना, वो सब उसमें कलेक्ट हो रहा है, फिर आप उसी को पहन रहे हो, तो आप उसको थोड़ा सा उसको सैनिटाइज कर लें या धूप में सुखा दें या कुछ भी। एंड थर्डली, एडिक्वेट न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर समबडी विद नॉर्मल गुड हेयर, सो इन चीज़ों से आपका बाल बने रहे। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको एक सवाल ज़रूर रोककर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी डिस्कशन की शुरुआत ही इस बात से हुई कि डाइवर्स कंट्री इंडिया में हम रहते हैं, खाने पीने की न्यूट्रिशियस चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम डिफिशियंसी फेस कर रहे हैं। जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, उसमें एक मेजर रीज़न है दैट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई हेलमेट यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है किसी को, या हेयर फॉल ना हो इससे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह अपने डाइट पे हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे हेयर फॉल अगर हो रहा हो तो कुछ कंट्रोल हो सके, हेयर की नरिशमेंट बरकरार रहे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आने वाले दिनों में हो रहा हो तो वो भी ना आए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंडेटरी हैं कि ये तो खाइए ही। जी, नॉर्मली क्या है कि हेयर हेयर फॉल में जब हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखते हैं, मेनली हम लोग आयरन, B12 और D3 देखते हैं। तो आयरन के जो रिच सोर्सेज हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सब लेना है। ओके। इंडिया इज़ अ अनेमिक कैपिटल, तो अनीमिया वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि हेयर फॉल हो रहा है। तो ये लेना है, अंडा लेना है, प्रोटीन दोनों टाइम आपको लेना है। जनरली पता नहीं, द पार्ट वे आई लिव, जनरली लंच हैज़ अ प्रोटीन, डिनर डजेंट हैव अ प्रोटीन। सो लंच में अगर आप दाल ले रहे हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, सो दाल, सोया, दही, पनीर, पल्सेस किसी भी टाइप के, अंकुरित मूंग, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और आप पनीर ना, यू कैन जस्ट सेको ऑन तवा एंड ईट, आपको इलाबोरेट सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 4 पीस 50 ग्राम पनीर लीजिए, घर में बना हुआ, तवे पे सेकिए और खा लीजिए नमक डाल के, दैट्स इनफ, ट्वाइस अ डे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, यू कैन हैव 1 एग डेली, यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव मीट, आप फिश, जो भी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ B12 ज़्यादा होता है और प्रोटीन रिच सोर्सेज भी होते हैं, तो आप वो दोनों टाइम अपने। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम आप बिरयानी ही खा रहे हैं चिकन की। करेक्ट। सो इट शुड बी हेल्दी ऑल्सो, इट शुड नॉट बी वेरी ऑयली, वेरी स्पाइसी। राइट। प्लस तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, विटामिन D3, जैसा कि हमने बोला आपको कि सनलाइट इज़ एन एफिशिएंट सोर्स, फिर भी यू कैन गेट इट चेक्ड वंस ईयरली, और आप अपने डॉक्टर से उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन मतलब सूरज की रोशनी का एक सप्लीमेंट गोली में मिल जाएगा, अदरवाइज मुफ्त में मिल रही है, ले लो टाइम रहते, ये आप कहना चाह रही हैं? हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है, नहीं उठ पाए, उनके वर्किंग आवर्स ही ऐसे हैं, या अब कुछ यंगस्टर्स हैं, मैं काली हो गई मैम, तो भाई ठीक है, आप सप्लीमेंट दे दीजिए, बट दे शुड गेट इट चेक्ड। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, जैसे हम लोग क्या है ना, बाल ही तो झड़ रहे हैं, छोड़ो जाए रहने दो, 2 4 10 बाल झड़ रहे हैं, तो यू कैन वेट फॉर द टाइम पीरियड, हो सकता है आप किसी बीमारी से गुजर रहे हो, आफ्टर क्रोनिक इलनेस आपके बाल झड़ते हैं, कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो झड़ते हैं, जनरली बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम झड़ते हैं, तो दैट विल गो अवे। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपके बाल झड़ रहे हैं, तो यू शुड visit your doctor at the first chance. Don't wait for half of your hair to go and then कि अरे अब मेरे आधे बाल हो गए, डॉक्टर साहब, पहले आना चाहिए था ना। पहले आना चाहिए,
बिल्कुल। तो आई कुड हैव, अब जो जा चुके हैं उसको हम पूरी तरीके से तो नहीं ला सकते। अगर आपके बाल जितने वॉल्यूम हैं, अगर 2-3 साल में पूरे शेड हो गए हैं, सो आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। हुँ, हम उसका 20-30% ला सकते हैं, लेकिन अगर आप उस समय दिखाएंगे तो आई कैन वेट, आई कैन डिले द प्रोसेस। ओके। उस आपने समय भी झड़ना रोक सकते हैं। जी, आपने अभी जो डॉक्टर साहब कहा, उससे 2-3 सवाल मेरे ज़हन में आता है। पहला सवाल ये कि आपने कहा एनीमिया की बात। तो क्या ये जो विमेन में ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट कोई गॉलस्टोन सर्जरी या ऐसा कुछ या कोई भी सर्जरी हो, क्या विमेन में इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय क्या करना चाहिए? हेयर फॉल जो है वो विमेन में ज़्यादा नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। ओह! men suffer from more of genetic pattern of hair loss, लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली इसीलिए मतलब टकले हो जाते हैं लड़के, हाँ, लड़कियाँ तो नहीं होती। हाँ, दे आर इक्वली सफरर्स। राइट। लेकिन विमेन के स्टेजेस में कुछ लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ हेयर फॉल एग्जैजरेट हो जाता है, जैसे कि आपने राइटली कहा पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन वो बेसिकली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनीमिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्ले ऑफ हॉर्मोन्स। हुँ, तो प्रेगनेंसी में बाल नहीं झड़ते हमारे, ओके, बहुत अच्छे घने बाल हो जाते हैं, एकदम नहीं झड़ते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन पोस्टपार्टम 3-4 महीने के बाद जब हार्मोन रेगुलराइज होने लगता है तो जो सारे बाल नहीं झड़े हैं वो वो झड़ते हैं, इकट्ठा झड़ते हैं, विच इज़ नॉर्मल। और वो अपने आप 2-3 महीने में व्हिच इज़ नॉर्मल ठीक हो लेडीज़, जाएगा। या लेकिन लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं इसके लिए कि हम एकदम से सारे बाल झड़ गए तो हम टकले हो जाएंगे। 9 महीने आप झड़े टकले, भी तो नहीं। आप नहीं टकले होंगे, और आप ना, अगर आप न्यूट्रिशन बढ़ा देंगे, प्लस मदर इज स्ट्रेस्ड, द बेबी मेक्स अ वेक अप एट नाइट, तो वो सब पोस्टपार्टम बहुत सारी चीज़ें लाइफ़स्टाइल चलती में रहती हैं। चेंजेस आना थोड़ा। लाइफस्टाइल में, मेंटल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस, एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो आप उस केस में भी आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ सिरम्स दे देंगे कि जो उसको, उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देगा हुँ, और वो धीमे धीमे रुक जाएगा। ओके। आपको लेकिन परेशान नहीं होना। द मोर स्ट्रेस यू टेक, इट इज लाइक अ विशियस सर्कल, द मोर हेयर यू विल शेड। बेसिक हेयर ट्रीटमेंट जब वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कोई आके लेना चाहता है, तो आपने जैसे कह दिया कि जब शुरुआत हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तभी आप आके चेक कर लीजिए, ब्लड टेस्ट कर लीजिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। बेसिक जो आपके पास लोग आते हैं ये सवाल लेकर कि मेरा झड़ गया बाल और वापस उगाने हैं, तो आप क्या प्रोसेसेस जो क्या है मेडिकेशन के, वो अगर आप थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आस्क देम टू टेक अ सेट ऑफ ब्लड टेस्ट, ताकि हम उनका न्यूट्रिशन स्टेटस देख पाएँ, जो कि मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट, स्पेशली इंडिया में और स्पेशली यंगस्टर्स में। तो वो पैरामीटर्स देखने के बाद, जिसमें कि नॉर्मल ब्लड पिक्चर, विटामिन B12, D3, फेरेटिन और थायराइड भी आता है। थायराइड के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो इन सबको देखने के बाद अगर इसमें कुछ है गड़बड़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ होता ही है, सो वी गिव सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू देम। अगर इनमें ये सब बाई चांस सब ठीक है, देन वी टेक अ थॉरो हिस्ट्री कि उसकी लाइफ के कुछ कुछ चल तो नहीं रहा है, कुछ मेजर स्ट्रेस तो नहीं है, कोई मेजर इलनेस तो नहीं हुई थी, प्रेगनेंसी, ये सब फिर भी नहीं है, देन वी क्लासीफाई कि वो कौन से क्या है उसको, देन वी डिसाइड कि हमें क्या करना है। सो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके दोस्त गए एक डॉक्टर के पास, मेरे बाल झड़ रहे थे, डॉक्टर ने ये दवा दी, ये सीरम दिया, मेरा इससे ठीक हो गया, तुम भी लगा लो। नहीं, आपको नहीं लगाना है। वो आपकी प्रॉब्लम दूसरी हो सकती है, आपको दूसरी वजह से हो सकती है। प्लस नॉर्मली हेयर फॉल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग दैट वी गिव इज़ मिनॉक्सिडिल, जो कि दिस इज द ओनली US FDA ड्रग फॉर हेयर ग्रोथ, जो कि अब सबको पता है। एवरी पर्सन नोज कि बाल झड़ने मिनॉक्सिडिल लगा लो। नहीं, वो एक दवा है, वो आपको ऐसे ही उठा के नहीं लगा लेनी है, उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ तरीका है लगाने का, टेपर ऑफ करने का, कितने साल लगाने का। और मिनॉक्सिडिल इंड्यूस्ड फिर हेयर लॉस होने लगता है, क्योंकि आपको सही तरीके से उसको यूज़ करना नहीं पता है, और शायद आपको अभी मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत है भी नहीं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए आपको नहीं यूज़ करना है। हमने मिनॉक्सिडिल का नाम यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स से बोल के ही आते हैं मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ। आजकल इट हैज़ बिकम लाइक एन
over the counter medication, which it is not. So it should not be used like it. Secondly, फिर इसके बाद हम लोग अगर कोई hormonal issue है तो इस हिसाब से दवाई देते हैं. Now come to the procedure part. So there are certain options we have like PRP, platelet rich plasma therapy, जिसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके वी गेट अ सीरम विच इज़ हाई इन प्लेटलेट्स, और वो प्लेटलेट्स कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करती हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल को मजबूत करता है. तो वो हम आपकी स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं. अब ये इंजेक्शन मैनुअली हो सकता है, मशीन के थ्रू हो सकता है. तो वो किसी भी तरीके से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. ऐसे ही इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या GFC, जिसमें कि एक अलग से कॉन्सेंट्रेट पड़ा होता है PRP ट्यूब्स में, जिसमें कि हम ब्लड लेते हैं, जो एक एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर फॉल रोकने में या हेयर रीग्रोथ कराने में या हेयर शाफ्ट थिकनेस को बढ़ाने में. ओके. इसके अलावा अब जो नए आए हैं उसमें एक्सोसोम थेरेपी है. फिर अगर आपके बाल बहुत कम हो गए हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं. तो ये सब ऑप्शंस हैं. लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, PRP को लेकर आजकल इंस्टा और बाकी जगहों पे ये चल रहा है कि you should not be going for PRP because that does not guarantee your hair growth, which does not. It depends. Nothing guarantees your hair growth. So basically PRP क्या होता है, more than the hair growth, it is beneficial for controlling hair fall. Correct. प्लस इंक्रीजिंग योर हेयर शाफ्ट थिकनेस. ओके. तो जो हेयर थिनिंग हो गई है उसमें PRP बहुत अच्छा काम करता है. प्लस अगर आपके बाल जो हैं दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो PRP के सेशन से वो कंट्रोल हो जाते हैं. मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि PRP को लेकर लोगों के कोनोटेशंस ये आते हैं कि PRP करने के बाद हेयर फॉल तो रुक ही जाना है. नहीं, लोगों को ये लगता है कि दे विल हैव अ हेड फुल ऑफ हेयर, सब Yeah. रैपुंज़ल बन जाएंगे. हाँ. नहीं बनेंगे. नहीं बनेंगे. और दूसरा मेरा एक सवाल है कि क्या विद द एज, बिकॉज हम हर रोज बुजुर्ग हो रहे हैं, हाँ, हेयर भी एज करता है. आपके हेयर कम होंगे, आपकी क्या थिनिंग होने लगती है थिनिंग एक भी एज होगी, के बाद सबकी? आपकी हेयर लाइन रिसीड करेगी, पीछे होती जाएगी. And that is normal. दैट इज नॉर्मल. फीमेल्स में पार्टिंग बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक नॉर्मल है. अगर वो एक्सेसिव हाँ. हो जाती है तो ज़्यादा है. Obviously. प्लस मेंटेनेंस एंड डाइट. Maintenance, हाँ. जैसे कुछ लोग 80 साल में भी 50 साल के लगते हैं, They have कुछ लोग maintained. और कुछ लोग 40 में भी 60 साल के लगते हैं. I know. They have maintained. They cannot maintain. And then this depends on the entire lifestyle you are having. खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब ज़बरदस्ती खुश नहीं रह सकते, ये भी है. हमको लगता है न्यूट्रिशन और डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एंड इट्स हाई टाइम वी शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न स्नैक्स टू To the इंडियन Indian स्नैक्स. snacks. क्योंकि आपको जंक करने के लिए, मंच करने के लिए ना, इंडिया में भी ज़्यादा चीज़ें हैं. वेस्टर्न में आप क्या खा लोगे? बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो. मोमो भी इंडियन है. हाँ, हमारे मौसेरे घर का है. डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगा जो कई सारे लोगों का सवाल होगा. शैम्पू, सिलेक्शन ऑफ शैम्पू. मैं आपको बताती हूँ. शैम्पू के साथ तो मिथ्स ही मिथ्स हैं. सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल होती है तो इंसान क्या करता है, जाता है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, एक अच्छा शैम्पू दे दीजिए जो हेयर फॉल रोक दे. शैम्पू का काम है आपका बाल क्लीन करना. वो किसी भी तरीके से आपका हेयर फॉल नहीं रोक सकता. जैसे फर्श हम फिनाइल से साफ करते हैं और कॉलिन से साफ करते हैं ग्लासेस, वैसे ही शैम्पू हमारे स्काल्प को क्लीन स्काल्प को करता है. क्लीन जैसे आप करता है. साबुन से शरीर साफ करते हैं, आप स्काल्प को शैम्पू से साफ करते हैं. उसका काम है सिर्फ क्लीनिंग करना. और वो 30 सेकेंड में क्या आपका बाल उगा देगा, क्या आपका हेयर फॉल रोक देगा? कुछ नहीं करेगा. लेकिन क्या वो स्टिमुलेट कर देता है हेयर फॉल? नहीं, स्टिमुलेट नहीं करता है. आप क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब बाल तो ठीक थे, जब हम शैम्पू करने गए तो एक साथ 50 बाल गिर गए, अब हम शैम्पू हमने बदल के देखा तो ठीक हो गया. ये ऐसा होता नहीं है. होता क्या है, आपका जैसे कि हमने बताया हेयर साइकिल होता है. कुछ बाल हमेशा टेलोजन फेज में होते हैं, वो आज नहीं तो कल झड़ेंगे. अब जब आप उनको मसाज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो झड़ ही जाएंगे. करेक्ट. तो वो शैम्पू के समय इसलिए आपको बाल ज़्यादा दिखाई देते हैं. आप लगातार 3 दिन शैम्पू करिए, दूसरे दिन आपको नहीं दिखाई देगा बाल, क्योंकि पहले दिन झड़ चुका है, वो कहाँ से झड़ेगा? लूज बाल आपके निकल गए. तो अब सेकेंड डे आपको नहीं करेगा. अब आप एक हफ्ते बाद करेंगे तो फिर आपको बाल लगते हैं. तो शैम्पू में, और दूसरा ये है कि सल्फेट फ्री शैम्पूज,
तो ये तो ज़रूर खरीदना चाहिए सर। नहीं, अच्छा। सल्फेट फ्री शैम्पूज भी दे आर गुड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जिनके ड्राई फिजी हेयर है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि सल्फेट एक पावरफुल सर्फैक्टेंट है और बाल को थोड़ा ड्राई कर देता है। इट इज़ अ वेरी गुड क्लीनिंग एजेंट। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, सब ठीक है, लश्चरस हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ड्राई फ्रिजी बाल हैं तो आप सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करिए। इतने सालों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं तो उनको कुछ नहीं हुआ, अचानक से सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे तो बाल ही ख़त्म हो जाएंगे आपके। ऐसे थोड़ी ना होता है। सुनिए और समझिए इस बात को, बेहद ज़रूरी बात है क्योंकि सब परेशान है भाई। शैम्पू मतलब प्रोफेशनल खरीदना है, लॉरियल का प्रोफेशनल है या मैं किसी ब्रांड का नाम, आई एम सो सॉरी, किसी भी ब्रांड का वो प्रोफेशनल खरीदना है, लेकिन क्या इसका असर है, मेरा सवाल यही था। नहीं, it is a personal choice and I think you can always when you are budgeting your hair care, आपका शैम्पू एकदम लास्ट में जा सकता है, so you can use एनी शैम्पू any shampoo एंड as दैट long डज as नॉट, you have normal good Yeah. hair. अगर आपके dry frizzy hair, you can go for a sulfate free shampoos. बट देन फॉर द हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल को रोकने के लिए कोई इसका रोल नहीं। शैम्पू का कोई रोल नहीं दूसरा है। बड़ा जो एक कॉमन सवाल है, तेल बता दीजिए इससे बाल उगते। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था। अब तेल से भी बाल नहीं उगते। हाँ, तेल से भी बाल नहीं उगते। तेल क्या करता है, तेल जब आप लगाते हैं तो आप ऐसे तो छिड़क नहीं लेते, राइट, आप मसाज करते हैं ना। करेक्ट। तो उस मसाज से वैस्कुलर सप्लाई बढ़ती है। हाँ, तो जो आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन आपके बालों तक ज़्यादा पहुंचता है क्योंकि वैस्कुलर सप्लाई बढ़ी। ओके। तो या तो हमने कुछ जो ऑयल सप्लीमेंट्स आपको दे रहे हैं वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली द मसाज। बट देन ऑयल हैज आल्सो गॉट Oil, नो रोल। नो रोल, इट इज़ अ मसाज। तो आप हफ्ते में 3 बार मसाज करें, आप वैस्कुलर सप्लाई बढ़ा रहे हैं। ऑयल से ना तो हेयर फॉल बढ़ता है ना हेयर फॉल रुकता है। हेयर फॉल बढ़ता इसलिए है ऑयल से क्योंकि हेयर अगर फॉल बढ़ता है। क्योंकि रात भर ऑयल छोड़ने की आदत है हम इंडियंस को। तो क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा ऑयल एप्लीकेशन से डैंड्रफ होता है क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है पोस्ट को। जब डैंड्रफ होता है तो सीवियर डैंड्रफ जब होता है तब हेयर फॉल होती है, प्लस फिर थोड़ी गंदगी डेबरी सब कलेक्ट होता है। तो अगर आपको ऑयलिंग करनी है, आई एडवाइस माई पेशेंट्स टू डू इट 2 hours बिफोर शैम्पूइंग। शैम्पू आप संडे को किसी भी दिन शैम्पू करें, आप 6-7 बजे उठा लो, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, वो एक कंसर्न है। लेकिन आप 6 बजे उठिए, तेल लगाइए, मसाज करिए और 2 घंटे बाद नहा लीजिए। आप मसाज के लिए ऑयल यूज़ करिए, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन और अगर आपको डैंड्रफ नहीं है और प्रोन भी नहीं है आपका स्काल्प, तो आप रात भर छोड़ सकते हैं आराम से चंपी वम्पी करा के। अदरवाइज इट हैज़ वाओ। डॉक्टर साहब, और एक सवाल इसी कड़ी में, कंडीशनर मतलब जैसे कचौड़ी के साथ सब्जी, इडली के साथ नारियल की चटनी और सांभर, वैसे शैम्पू वैसे ही सोचते हैं लोग शैम्पू के साथ कंडीशनर। तो मेरा पहला सवाल, क्या ये सच में ऐसा होना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि जितने नॉर्मल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं वैसे ही आपको, बट यू शुड यूज़ अ गुड कंडीशनर। गुड कंडीशनर। दूसरा जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन या मिस्टेक वी डू, कंडीशनर हम स्काल्प पे लगा लेते हैं। कंडीशनर इज नॉट मेंट फॉर स्काल्प। कंडीशनर आपको सिर्फ हेयर लेंथ पे लगाना है। लेकिन लड़कों के जिनमें हेयर लेंथ नहीं होती वो कैसे लगाएंगे? ऊपर ऊपर से लगा ले, बहुत अंदर अंदर ना लगाएं। और शैम्पू जो है आपको स्काल्प पे लगाना है। तो शैम्पू आप सिर्फ यहाँ पे लगाइए, स्ट्रैंड से मत लगाइए। जब आप रिंस ऑफ करेंगे तो पूरा रिंस कर लेगा वो। और कंडीशनर सिर्फ हेयर लेंथ पे लगाइए, या तो कंडीशनर यूज़ करिए और यू कैन यूज़ अ हेयर मास्क। आप लगा के 5-7 मिनट छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। और फिर वो क्या करता है, आपके बाल को कंडीशन करके मुलायम रखता है, जो वही काम तेल भी करता है। ओके। तेल बेसिकली कंडीशंस योर हेयर। But then you feel that this is compulsory to use a conditioner It followed keeps by a your- shampoo or not? Yes, I feel it's compulsory because it detangles your hair. तो जब आप उसको आराम से झाड़ पाते हैं तो वो आप डैमेज नहीं करते, बाल को- ब्रेकेज नहीं होता है while combing. Okay. It also keeps your hair very presentable, nice, dry और frizzy नहीं होते। और plus it forms a layer which protects your hair shaft from insults. Oh, हाँ, तो पॉल्यूटेंट से, सनलाइट से, डस्ट से आपको कंडीशनर ज़रूरी है। और आखिरी कड़ी इस लड़ी की वो ये है कि सिरम हाँ, बहुत फैशन में आई आ एम गया अ है ह्यूज फैन ऑफ serums. ओह रियली? I feel hair growth serums are a boon
they contain anagain, procapil, capexil, these kind of hair proteins जो आपके hair को बहुत अच्छे से strengthen करता है. They have no side effects. They can be stopped at any point of time, unlike minoxidil. They are easy to apply. They are water-based formulations majorly, जिससे आपके बाल oily नहीं होते हैं. आप उसको मिस भी करके 2-4-10 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है. आप या तो आप रात को लगा लो, या तो आप नहा धो के एक आदत बना लो कि आपको 4-5 स्प्रे लगानी है. इट इज़ अ वेरी गुड. यू कैन यूज 3 to 6 months इन अ कंटिन्यूटी. उसको भी हेयर लेंथ पर लगाना है या वो उसको भी स्कैल्प में, हेयर रूट्स पे लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना. ओह, अगर आप हेयर लेंथ पे लगाने गए तो लड़कियां तो एक बॉटल एक दिन में खत्म कर देंगी. सो तो यू आर टॉकिंग अबाउट हेयर ग्रोथ सिरम हाँ, which should be used on scalps. on scalp. बहुत वैरायटी के आते हैं. देन यू कैन कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द सेम. राइट. और एक बात मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताती हूँ. बाल प्लीज़ जिनके ड्राई फ्रिजी हेयर है उनके लिए एक बहुत अच्छा होम रेमेडी है. आई यूजुअली डू नॉट गिव होम रेमेडीज, पर ये वाला बहुत अच्छा है. आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लीजिए, Okay. उसको 1/2 कप पानी में भिगो दीजिए आधी घंटे के लिए या रात भर. सुबह आप उसको जब हीट करेंगे तो वो उसको हीट करके सीव कर लीजिए. वो एक जेल जैसा फॉर्म कर लेगा. उस जेल को अपने स्काल्प पे, लेंथ पे, सब जगह लगा के हाफ एन आवर छोड़ दीजिए. एक कैप लगा लीजिए प्लास्टिक की और फिर धो लीजिए. इफ़ यू डू इट ट्वाइस वीकली ना, आपको 4-5 बार के बाद योर हेयर विल बिकम सो सॉफ्ट, लशरस, नाइस, बाउंसी. इज इट? यस, और फिर कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है फिर उसमें. इन द नेचुरल कंडीशन, देन यू डोंट नीड अ कंडीशनर. तो आज हमने बहुत गंभीर विषय पर, जो कि बहुत संजीदा है, बहुत संवेदनशील होते हैं लोग अपने बाल को लेकर, और उस पे जो ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ हम झेलते हैं या जिन बातों से टकराते हैं, आज हमने उस पर बहुत अच्छी चर्चा की. लेकिन मैं आप सभी को एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड इस सीरीज़ का ये पहला टॉक शो है, लेकिन ये आखिरी नहीं है. हम अगले एपिसोड में भी हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ी सी और एडवांस प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करेंगे. हम मेडिकेशंस की बातें करेंगे. हम ये भी बातें करेंगे कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें हेयर के ग्रोथ में फैक्टर होती हैं या नहीं होती हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आज जो बात हो गई बस हो गया. बिल्कुल नहीं, पार्टी अभी शुरू हुई है ना. अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इन द सीरीज कॉल्ड डर्मा टॉकीज विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह. हम फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर मिलेंगे. बहुत सारे सवालों के जवाब हमें डॉक्टर नेहा देंगी. खूब स्वस्थ रहिए. लेकिन उससे पहले मैं एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट वाला प्रोसीजर लोगों को ज़रूर बताइए. हमारा एक एप्लीकेशन है डॉक्टर नेहा शाह स्किन क्लिनिक के नाम से, एप्पल स्टोर पे और एंड्रॉयड स्टोर, प्ले स्टोर पे, जिसको आप डाउनलोड करके अपने क्रेडेंशियल्स भर के हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. ऑल्सो कि आपका कोई भी एपिसोड छूटे ना, प्लीज सब्सक्राइब अस सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी वीक. See you soon in the next episode. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.